हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रुति पथ में। आज फर्स्ट क्लास फिजिक्स का, जिसमें पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 सबसे पहले आता है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है? स्केलर एंड वेक्टर तो देखिएगा, दोनों को अंतर समझ के ही दोनों को समझ जाएंगे। दोनों को अंतर समझ के ही दोनों को समझ जाएंगे। एक टर्म्स होता है मैग्नीट्यूड। एक टर्म्स होता है डायरेक्शन। एक टर्म्स होता है यूनिट। एक टर्म्स होता है क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होते हैं। इधर भी लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट, क्वांटिटी। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस 1 टॉपिक, स्केलर खत्म, वेक्टर खत्म। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 kg। 10 kg एक मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। जैसे लिखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट भी एक मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो मैग्नीट्यूड इस तरह के मैग्नीट्यूड स्केलर के पास मैग्नीट्यूड, स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है। मतलब स्केलर्स वे होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर वे होते हैं उनके पास, वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड वेक्टर के पास भी होता है। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता। इसका ये कौन है, किधर है, कुछ नहीं, बस मैग्नीट्यूड होता है तो होता है। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। पता है डायरेक्शन किसे कहते हैं? इसके बाद यूनिट, स्केलर का ऐसा यूनिट। स्केलर के पास भी यूनिट होते हैं कुछ ना कुछ, और वेक्टर के पास भी कुछ ना कुछ यूनिट होते हैं। जैसे लिखे मैंने 5 मीटर, तो इसका यूनिट ये मीटर हो जाएगा। वेक्टर में भी कुछ टर्म्स होते हैं इसके यूनिट होते हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हुआ ये भी इसके पास भी यूनिट है, लिख देता हूँ। तो इसका यूनिट है। क्वांटिटी, तो स्केलर जो होते हैं, जो स्केलर होते हैं स्केलर भी, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक लॉ चलता है, दोनों तो क्वांटिटी है, इसमें एक लॉ चलता है। एडिशन का, एडिशन का लॉ चलता है। तो स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड किया जाता है। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड किया जाता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया जाता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
यहाँ तक क्लियर है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्केलर कौन होते हैं? तो स्केलर कौन होते हैं? जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो। अभी तत्काल इतना ही समझना। जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, जैसे 5 kg, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। 10 मिनट कोई डायरेक्शन नहीं। टेम्परेचर 200 केल्विन कोई डायरेक्शन नहीं। मतलब स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होते, लेकिन वेक्टर के पास होते हैं। तो वेक्टर में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं सबसे नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, etc। बताइए आप लोग को स्केलर और वेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको खुल के बता सकते हैं। स्केलर और वेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको खुल के बता सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक आता है, एक थोड़ा सा विवाद रहता है करंट को लेकर कि सर करंट क्या है। करंट को लेकर विवाद रहता है कि करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर। क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और करंट के पास डायरेक्शन भी होते हैं। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और करंट के पास डायरेक्शन भी होते हैं। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और करंट के पास डायरेक्शन भी होते हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि वेक्टर उसको कहा जाता है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। जैसे यहाँ से एक करंट आ रहा है और यहाँ से भी एक करंट आ रहा है, इधर से एक करंट आ रहा है और इधर से भी एक करंट आ रहा है। मान लेते हैं इधर से करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है। इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ जो करंट का प्रवाह होगा 6 और 5 11 एम्पियर का, 6 और 5 11 एम्पियर का। जबकि वेक्टर में इस तरह की बातें नहीं होती। वेक्टर में इस तरह की बातें, उसमें एडिशन लॉ एक अलग होता है जो हम आगे बताएंगे। इसीलिए करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान रखेंगे कि करंट, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, बतलाते हैं कि करंट फिर भी स्केलर ही क्यों। तो जब तक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हम चर्चा नहीं कर देते तब तक पता ही नहीं चलेगा सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, कब फॉलो करेगा, कैसे कहें कि फॉलो करेगा। इसको तो जोड़ के हटा भी दिए, फिर भी आप बोल रहे हैं फॉलो नहीं कर। तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। ए बॉडी हैज टू फोर्सेस अप्लाई, नंबर 1 डायरेक्टली देते हैं 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। एक बॉडी पर 4 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है। यहीं से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को समझें। मान लेते हैं कि बॉडी नंबर पहला है इस तरह का,
जिसमें 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, एक व्यक्ति लगा रहा है, और दूसरा भी बल इधर ही लग रहा है। इसका जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट ऑफ देयर टू फोर्सेस इक्वल्स टू 9 न्यूटन। दैट्स क्लियर। चूंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि इधर डायरेक्शन में, अब चूंकि हम बना रहे तो किधर न किधर डायरेक्शन में करके ही बनाना पड़ेगा। नंबर 1 केस नंबर 2 में देखते हैं। यही एक बॉडी है जिस पर अभी भी दोनों फोर्स लग रहा है, लेकिन एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। एंड रिजल्टेंट ऑफ देयर टू फोर्सेस चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक तरफ 5 न्यूटन, एक तरफ 4 न्यूटन। तो यहाँ पर डायरेक्शनली घटाया और जोड़ा जाता है। तो ये पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है तो प्लस, और ये निगेटिव एक्सिस में तो माइनस। तो यहाँ पर 5 में से 4 न्यूटन घट जाएंगे, इसको जोड़ेंगे इसी तरह, 5 न्यूटन प्लस माइनस 4 न्यूटन, इस तरह से, चूंकि निगेटिव एक्सिस में। देन 5 प्लस माइनस माइनस मतलब 1 न्यूटन। डेट्स क्लियर। यहाँ से साफ साफ बता आता है कि वेक्टर ला एक अलग चीज होता है जो डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे, और वहाँ से कैरेंट कम सीधे, इसीलिए कैरेंट यहाँ कैरेंट में डायरेक्शन का महत्व नहीं होता है। डायरेक्शन किधर से भी आ रहा है, बस एडिंग, नॉर्मल एडिंग होता है, वेरिएबल की तरह एडिंग होता है। तो इसीलिए कैरेंट को वेक्टर में नहीं बल्कि स्केलर में रखा जाता है। इसके बाद का टॉपिक है एरो रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है एरो रिप्रेजेंटेशन? क्या होता है एरो रिप्रेजेंटेशन? तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो खुद को कुछ समझते हैं और होते हैं। तो समझना है क्या होता है। जैसे एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, एक बॉडी पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये एरो बता रहा है कि फोर्स किधर की ओर लग रहा है। ये एरो बता रहा है कि फोर्स किधर की ओर लग रहा है। तो ये एरो का फिजिक्स में बहुत बड़ा महत्व होता है। इस एरो का फिजिक्स में बहुत बड़ा महत्व होता है। समझेंगे क्या होता है। ये एरो हम आपको बता दिए कि क्या होता है। अब हम सिर्फ एरो के बारे में चर्चा करते हैं, एरो के बारे में। तो एरो लेंथ ऑफ एरो इसको और छोटा कर देते हैं। लेंथ ऑफ एरो बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को बताता है। और जो तीर का निशान है, जो डायरेक्शन ऑफ एरो होता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। अब एरो वेक्टर क्वांटिटी में ही लेंगे, ये बात तो कंफर्म है। डायरेक्शन ऑफ एरो बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर की ओर। दैट्स क्लियर। यहाँ तक आप लोग सफल हैं? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, दिक्कत है तो बोलिएगा। उसके बाद इस एरो का कुछ मूलभूत पहचान भी है। इसको बोला जाता है हेड, तीर चिन्ह को। इसको बोला जाता है
टेल, हेड और टेल, डेट्स क्लियर यहाँ तक। इसका कुछ थियोरेटिकल प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन था, वो साफ साफ आपको दिख रहा था, लेंथ ऑफ एरो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये टेल और ये हेड। इसके बाद कुछ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर इस तरह से लिखा गया, ये वेक्टर ये, इसको पढ़ेंगे क्या, ए वेक्टर या वेक्टर ए, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी पढ़ सकते हैं दोनों में से, ए वेक्टर या वेक्टर ए। इस तरह से थ्योरेटिकली इसका हमको मैग्नीट्यूड दिखाना रहेगा, तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, मैग्नीट्यूड दिखाना है तो इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां से लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो डायरेक्शन लिखने के लिए इसको कैप टोपी पहना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जब दोनों मिल जाता है तो टोटल वेक्टर ए बन जाता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक में कोई समस्या तो बोलिएगा। इसके बाद कुछ टर्म्स बनाते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। एरो रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आए कमेंट में जरूर बताइएगा। मोमेंटम के बारे में आप लोग जानते होंगे, अबाउट मोमेंटम, संवेग। संवेग होता क्या है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आपसे कहेगा क्वेश्चन, आपसे कहेगा कि कोई यहाँ पे वस्तु है, या कोई वस्तु है जो 2 kg का है और 10 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर जा रहा है, तो इस वस्तु का संवेग क्या होगा, मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। कैसे सॉल्व करें, आपको पास फॉर्मूला भी दे दिया, मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए कि मास इंटू वेलोसिटी ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके साथ खेलना थोड़ा सा चालाकी से पड़ेगा, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का भी फर्क होता है, माइनस प्लस का भी फर्क होता है, तो ध्यान से खेलेंगे, बस घबराना नहीं है। मास इंटू वेलोसिटी करें, मास 2 kg है तो 2 kg दे देंगे। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, आप लोग को पता होगा कि राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मान जो लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे, 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड 10 और 2 दूनी 20, 20 kg मीटर पर सेकेंड, 20 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक में दिक्कत है। एक क्वेश्चन और लेते हैं,
एक क्वेश्चन और लेते हैं। समझ क्या रहे हैं हम लोग? सर ये तो क्वेश्चन डील करें, लेकिन समझना कुछ और है। एक यहाँ पे बॉडी है और 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर आ रहा है और इसका भी मास 2 kg। इसका मोमेंटम क्या होगा? तो इसका मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 2 kg। वेलोसिटी एक्सिस से निगेटिव, तो इसका मान जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो 10 मीटर पर सेकेंड नहीं होके -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और इसका जो मान आएगा -20 kg मीटर पर सेकेंड। दैट्स क्लियर। आपसे पूछेगा क्या ये दोनों मोमेंटम सेम है, तो दोनों मोमेंटम कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि दोनों मोमेंटम सेम नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ से दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम नहीं है। दैट्स क्लियर। यहाँ से फर्क पड़ रहा है मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, वो कदापि सेम हो ही नहीं सकता। मैग्नीट्यूड भले ही बराबर हो, लेकिन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जैसे कहेगा हमको 2 में आज तक बहुत गलती होता है, TW लिखें कि TOW। टू बॉडीज आर shown in figure। has same velocity, दो वस्तु है दो वस्तु है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। क्या ये दोनों का वेलोसिटी सेम है? एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है? एक ऊपर, जितना गति से ये नीचे आ रहा है उतना ही गति से ये ऊपर जा रहा है। क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है? जितना ये नीचे आ रहा है उतना ये ऊपर जा रहा है। तो लाएगा सर दोनों का वेलोसिटी तो सेम है, यदि वो 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क क्या है? डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। सो वेलोसिटीज नॉट। यहाँ तक से कुछ समझ में आ रहा है क्या फर्क होता है स्केलर और वेक्टर का? आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद आते हैं कुछ थोड़ा सा अलग लेवल में, आएंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी।
हाफ एम वी स्क्वायर मास वेलोसिटी। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा पहले, फिर नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉडी, क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉडी 2 kg का बॉडी है और उस पर 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वर्क कर रहा है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी बताइए। काइनेटिक एनर्जी बराबर, अभी हम सिर्फ फार्मूला पढ़े उसी के आधार पर बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास 2 kg देन 2 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। हाफ यहाँ से देखिए 2 से 2 कट भी जाएगा तो काट देंगे, यहाँ से बचेगा kg और यहाँ से देता हूँ कुछ 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, जिसपे 2 kg का मास था और 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी था, उसका 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब kg मीटर पर kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको शॉर्ट में एक बोलते हैं जूल। तो बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस पर 100 जूल का लग रहा है। कितना? 100 जूल। लाइट्स के लिए जहाँ तक कोई समस्या तो बोलिएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराते हैं, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ही। क्वेश्चन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल्स टू जूल। एक बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल वर्क कर रहा है एंड हैज मास ऑफ 4 kg। इसका जो मास है 2 kg मान लेते हैं, 2 kg। देन फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी। देन मोमेंटम ऑफ बॉडी, गिवन टर्म्स लिख देंगे पहले। पहले दिया हुआ हम लोग को काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कुछ नहीं, बस फॉलो करिए, फॉर्मूला फॉलो करिए, हाफ एम वी स्क्वायर, आपका क्वेश्चन एकदम खत्म हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 100 जूल एंड हैज मास ऑफ 2 kg, मास 2 kg, 2 kg का मास है। फाइंड मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम पूछ रहा है। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिया गया 100 जूल्स बराबर, इसको भी हटाते हैं यूनिट, हाफ इंटू मास 2 इंटू वेलोसिटी नहीं मालूम, 2 से 2 कट जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 100, देन वी इक्वल्स टू रूट ओवर 100, वी
इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम है तो प्लस माइनस भी हो सकता था यहाँ पे। गति आगे हो पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस इतना निकालना करा था। इट्स क्लियर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। इसके बाद का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। इसके बाद टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। देखिए, रेस्ट एंड मोशन को लोग सिर्फ लोग नहीं, हम भी समझते थे पहले कि जो स्टेशनरी चीज है वो रेस्ट में है और चलना मतलब कोई चल रहा है तो वो मोशन में है, ऐसा समझते थे। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है, ये सब गलत है, सब झूठ था पहले। लेकिन झूठ कोई 9th क्लास में सीखी, लेकिन जैसे ही 11th क्लास में आए तो सब कुछ बदल गया, यूं ही बदल गया। स्टेशनरी जो भी चीज़ें जहाँ रखा हुआ है जरूरी नहीं है कि वो स्थिर है, जरूरी नहीं है कि वो मोशन में है, जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट में है। स्टेशनरी चीज़ें का डायरेक्टली मतलब नहीं है कि वो रेस्ट में है, चलना का डायरेक्टली मतलब नहीं है कि वो मोशन में है, जरूरी नहीं है कि जो चल रहा है वो मोशन में होगा। समझते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझते हैं ऑब्जर्वेशन के तरफ। पहले इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं। एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर OBSER VER। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर क्या होता है? who makes measurement about an object। ऑब्जर्वर वो होता है जो मापता है वस्तु को, कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है, कौन रेस्ट में है कौन मोशन में, वो ऑब्जर्वर होता है। उसी के ऑब्जर्वर के अनुसार पता चलता है कि कौन व्यक्ति रेस्ट में, कौन व्यक्ति मोशन में, कौन वस्तु रेस्ट में, कौन वस्तु मोशन। दैट ऑब्जर्वर डिसाइड हु इज रेस्ट एंड हु इज मोशन। और इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे आप। रेस्ट एंड मोशन both are related terms। रेस्ट ना कोई होता है ना मोशन में कोई होता है, रेस्ट में होता है और मोशन में होता है, और दोनों रिलेटेड होते हैं। जो मोशन में है वो रेस्ट में भी हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के अनुसार, जो रेस्ट में है वो मोशन में भी हो सकता है किसी अलग ऑब्जर्वर के अनुसार। तो ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। यदि कोई व्यक्ति मोशन में तो वो रेस्ट में भी हो सकता है, और जो रेस्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। डेट्स डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। इसको समझते हैं प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्लियर? यहाँ तक हो गया। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे तो हम सीधी सी बात बता रहे हैं कि ऑब्जर्वर बताएगा कि कौन
रेस्ट में और कौन मोशन में है। That's decide observer who is rest in rest and who is motion। ऑब्जर्वर बताएगा कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। यदि आप रेस्ट में है तो आप किसी के अनुसार मोशन में भी हो सकते हैं और आप किसी के अनुसार रेस्ट में भी हो सकते हैं। समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के अनुसार रेस्ट एंड मोशन को और समझते हैं। रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए बस एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति जमीन पे खड़ा है, बोल नहीं रहा, बस शांति से खड़ा है। और एक दूसरा व्यक्ति बस पे सफर कर रहा है, मतलब बस जा रही है, मान लेते इधर की ओर बस जा रही है और इस पर भी दो व्यक्ति खड़ा है या बैठा हुआ है। इसका ए, बी एंड सी, ए, बी और सी, ये बस चला जा रहा है और ये रुका हुआ है। इसका कुछ टर्म्स लिखते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है या गति में, ए के रिस्पेक्ट में सी मोशन में है गति में, मोशन में है रेस्ट में, बी के अनुसार सी मोशन में है रेस्ट में, बी के अनुसार ए मोशन में है रेस्ट में, सी के अनुसार ए मोशन में है रेस्ट में, सी के अनुसार बी मोशन में है या रेस्ट। यहाँ से समझते चूंकि रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स, बिना चक्का पे गाड़ी चल रहा है, वो हाइड्रोजन वाला है ना। समझते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी, ए के रिस्पेक्ट में बी अपने स्थान पर बैठा हुआ है, ना तो डिस्प्लेस हो रहा है इधर उधर। तो ए के रिस्पेक्ट में बी बिल्कुल जहाँ था, दिल्ली में दोनों साथ इस सीट पर बैठा था और एक दूसरा इस सीट पर बैठा था। दिल्ली से कलकत्ता पहुँच गया, ए यही है और ये भी यही है, दोनों यही हैं। तो दोनों सेम कंडीशन में जैसे था वैसे था, तो ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है। ए के रिस्पेक्ट में सी, ए के रिस्पेक्ट में सी, ए बढ़ता जा रहा है और सी रुका हुआ है। लेकिन जब ए देखेगा सी को, तो ए रुका हुआ नजर आएगा और सी बढ़ता हुआ नजर आएगा इधर की ओर। तो ए के रिस्पेक्ट में सी गति में है, ए के रिस्पेक्ट में सी गति में है, तो लिखेंगे मोशन। अभी सिर्फ मोशन और रेस्ट समझिए, फिर बाद में पता चलेगा कौन रेस्ट में होता है कौन। बी के रिस्पेक्ट में सी, बी के रिस्पेक्ट बी बढ़ता जा रहा है और सी रुका हुआ है, तो यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों को अंतर हो रहा है। यहाँ डिस्टेंस कुछ और था, आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया, तो बी के रिस्पेक्ट में सी मोशन में है। बी के रिस्पेक्ट में ए, बी के रिस्पेक्ट में दोनों का सेम चल रहा तो रेस्ट में हो जाए। सी के रिस्पेक्ट में ए, सी के रिस्पेक्ट में बास के साथ ये भी बढ़ता जा रहा है, बास भी मोशन में, ए बी भी मोशन में और ए भी मोशन में, तो यहाँ से ये मोशन में हो जाएगा। सी के रिस्पेक्ट में बी, सी के रिस्पेक्ट में बी भी मोशन में, चूंकि बी बढ़ता जा रहा है। मोशन और रेस्ट समझ में आ रहा है। बास पूरी चल रहा है, बी भी चल रहा है, ए भी चल रहा है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा, जितना था उतना ही था, जेट्स दोनों रेस्ट में कहलाएगा। हाँ, सी के रिस्पेक्ट में सब, सी के रिस्पेक्ट में, चूंकि सी के रिस्पेक्ट में जितना जा रहा है, ये गाड़ी भी मोशन में, ए भी मोशन में, बी भी मोशन में, चक्का भी मोशन, सब मोशन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। इसके बाद बस एक टॉपिक और आज बताएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से। डिस्टेंस इधर लिख देते हैं, इधर
डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या? तो डिस्टेंस उसको कहते हैं टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसी को एक्चुअल पाथ भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया और वो चेंज इन पोजीशन जितना हुआ डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या इसी को एक और नाम दिया गया है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। ये दोनों एक ही टर्म्स है, दोनों का कहने का मतलब एक ही। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, और इसका यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन बी जीरो पॉजिटिव, कैन नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो थोड़ा सा और कहिए तो इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। यहाँ तक हो गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। प्रैक्टिकली एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा स्कूल है और ये मेरा होम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। और स्कूल है, रास्ताएं इधर से आते हैं और इधर से, घर से स्कूल इधर से जाते हैं और स्कूल से भी घर इधर से जाते हैं। तो जितना मैंने, इसको कहते हैं एक्चुअल पाथ। तो जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है, कितना दूरी मैंने तय किया। लेकिन पोजीशन, स्कूल से घर दिया, घर से स्कूल, इसका पोजीशन ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ डायरेक्ट, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल पाथ डिस्टेंस कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम सभी लोगों को। बाय, नमस्ते नमस्ते।